यहाँ पर जैसे हमने V और I का चार्ट बना लिया और फिर V बढ़ता गया तो उसके हिसाब से I भी प्रोपोर्शनली बढ़ता चला गया. नाउ V बाई I 2 वोल्ट पर एम्पियर है. यहाँ पर देखो 4 बाई 2 इट इज अगेन 2 वोल्ट पर एम्पियर है. सो दिस इज 2 ओम. यहाँ पर भी देखिए 2 वोल्ट पर एम्पियर है. सो दिस इज 2 ओम. सो 2 वोल्ट पर एम्पियर इट इज 2 ओम. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि whenever V is increased then I is proportionally increased so that R remains same. क्योंकि R एक वायर की प्रॉपर्टी है तो इसलिए ये बदल नहीं सकती. So the ratio remains always constant. So what does it mean by resistance? So ratio of potential difference applied टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड का किसके साथ रेशो लेना है? टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर. करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर is called resistance. उसको रेजिस्टेंस कहेंगे. That is called resistance. Now its unit is, इसकी यूनिट क्या होगी? So its unit is volt per ampere. अगर पूरा लिखते हो तो V और A छोटा लिखो. वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट है और V पर एम्पियर और ओम ये कुछ भी लिख सकते हो. नाउ अब जरा देखो व्हाट डज इट मीन बाय 1 ओम. किसी का रेजिस्टेंस हम ये कहें कि 1 ओम है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने एक ऐसा सर्किट बना लिया और उसमें एक की लगा दी और एक एमीटर लगा दिया और एक वोल्ट मीटर लगा दिया. ये ऐसा कर दिया. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. यहाँ ये प्लस ये माइनस. दिस इज प्लस की तरफ ये प्लस और माइनस की तरफ माइनस. इसकी रीडिंग आपने देखी, इसमें रीडिंग आ रही 1 एम्पियर. इसकी भी रीडिंग ले लो. इसकी रीडिंग मान लो इसमें 1 वोल्ट पे जो सुई है वो अटक गई 1 वोल्ट पर. ऐसे यहाँ है 1 वोल्ट पे जाके टिकी तो, और इसमें भी 1 एम्पियर पे जाके टिकी. सो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सो रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर या कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 volt potential drops takes place across it and when 1 ampere current flows through it. जब उसमें 1 ampere current flow हो तो उसके across potential drop कितना हो जाए? 1 volt. Then it is said that the resistance of that conductor or resistor is 1 ohm. यानी ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो इसे 1 कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर. क्या है? क्या यही ओम्स लॉ है? तो ये ओम्स लॉ है. तो फिर V बाई आई क्या हुआ? R. अगर ये 1 वोल्ट हो जाए और ये 1 एम्पियर हो जाए तो क्या ये 1 ओम हो जाए? सो इसलिए इफ, इसको रिपीट करो अस्मित. व्हाट इज 1 ओम? अच्छा. सो ईशान आप रिपीट करो. Sir, when 1 volt of potential difference is there and 1 ampere of electric current is flowing, then 1 ohm of resistance is said to be applied. हाँ. If 1 ampere current या electric current flows through a resistor and 1 volt potential drop takes place across it. इसके बीच में जो ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, इतना पैसा आपका गिर गया, यहाँ पर इतनी एनर्जी आपने खो दी.
and 1 volt potential drop takes place across resistor, then the resistance of that resistor is 1 ohm. ये चीज हो गई, तब उसका रेजिस्टेंस 1 ओम कहा जाएगा. अनीशा, आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. हाँ, बताओ व्हाट इज रेजिस्टेंस? The ratio of potential difference applied to current flowing through resistor is resistance. The ratio of potential difference applied to electric current flowing through resistor is, ठीक है. 1 ओम बताओ. So if 1 ampere current flows through a resistor and 1 volt potential drop takes place across resistor, then the resistance is 1 ohm. The resistance of that conductor या resistor is 1 ohm. What is Ohm's law? The electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across it, and provided temperature remains constant. बेटा बहुत अच्छा बताया. सो इन दिस वे एक चीज और बता दो, अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? बताइए. हो जाएगा. अब आप देख लीजिए, हमको मालूम नहीं इसीलिए हमने आपसे पूछा. मान लीजिए करंट हमने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा? ये चीज डबल कर दी गई. बोलो. सेम रहेगा सर. हैं? सेम रहेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डबल करोगे तो करंट डबल होगी. तो इस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप डबल कर दो तो करंट डबल हो जाएगी. रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप ये बढ़ाओगे डबल करोगे ये डबल हो जाएगा. ये रेशो तो सेम रहा ना सब में. तो अनीशा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मैंने किसी सेल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया, 2 सेल की जगह एक ही सेल लगाया, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बताइए. तब भी रहेगा. सो रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद चेंज इन V और I. रेजिस्टेंस इन पर डिपेंड ही नहीं करता. रेजिस्टेंस does not vary with change in potential drop or electric current flowing through it. फिर किससे वेरी करेगा अगर इससे नहीं वेरी करता? It varies with टेम्परेचर. टेम्परेचर बदल दोगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो क्या वो उसी स्पीड से भागेंगे? उनका हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस है. सो इट वेरीज विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर, ठीक है. अब आगे देखिए. नाउ experimental setup of Ohm's law. Now इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ओम्स लॉ का सेटअप होता है. सबसे पहले
यहाँ पर हमारे पास है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये 0 से 12 वोल्ट तक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस साथ में ये वोल्ट मीटर, और ये है कनेक्टिंग वायर। इसके साथ में एक वन वे की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमने यहाँ पर वन वे की नहीं लिया क्योंकि मेरे पास इस एलिमिनेटर के साथ में ही स्विच लगी हुई है, जिसको कि ऑफ ऑन करके हम बैटरी जो स्विच का काम है वो कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के पहले हम वोल्ट मीटर और एमीटर इन दोनों का लीस्ट काउंट निकालें। देखिए लीस्ट काउंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर कितने, ओके अब आगे देखेंगे, लीस्ट काउंट नहीं देखना है हमें, सिर्फ सेटअप देखना है। -0 by 10 is equals to रीडिंग ली जा सके, हमें रीडिंग पढ़नी आ सके। अब देखो ये रियोस्टेट है, यहाँ पर लग गया, और ये टर्मिनल लास्ट में आ गया बैटरी के नेगेटिव पर। तो अब इसमें क्या क्या, यही अभी तो हमने सर्किट में एक्सपेरिमेंटल वायर को नहीं लगाया है। एक्सपेरिमेंटल वायर का मतलब जो रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर मुझे निकालना है, हमने उसको नहीं लगाया। तो ये है वो रेजिस्टेंस वायर जिसको कि वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगाना है। तो इसको हमने बहुत ही जेंटली वोल्ट मीटर के पैरेलल में, जहाँ पर पहले से हाँ बोलो हाँ बोलिए बेटा। तो इसमें 2 एमीटर क्यों लगे सर? 2 एमीटर नहीं है, अब ये क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर के पैरेलल में कांस्टेंटन का वायर लगा रहा है। कांस्टेंटन भी एक रजिस्टर होता है, तो नाइक्रोम का भी रजिस्टर आता है, कांस्टेंटन का भी आता है। सो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स, तो उनके रजिस्टर्स आते हैं। नाउ वी विल सी द रजिस्टर्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो हम ऐसे मटेरियल्स के आपको दिखा देते हैं कि किस किस तरीके के रजिस्टर्स होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर हम आगे दिखा देंगे। ये रखा हुआ है अभी अंदर में, चलो। तो यहाँ वायर जुड़े हुए थे, इसके साथ में इसको हमने अटैच किया। ये अब जब हमने इसके साथ इसको अटैच किया, इसके नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, और इस वायर का कोई क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसको किसी भी तरीके से इसके दोनों टर्मिनल में लगा दिया जाएगा। आपको वायर दिख रहा है, ये हमने इसके दोनों टर्मिनल में इसके साथ अटैच वोल्ट मीटर के पैरेलल में वायर लगा। अब ये वायर हमारा इसमें लग गया और एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेरा तैयार हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो रिजल्ट को दे रहा है या नहीं दे रहा। सबसे पहले हमने इसको 0 पे कर दिया और स्विच ऑन किया, और इसमें हमने पावर को थोड़ा सा बढ़ाया। जब हमने इसको पावर को बढ़ाया और अब यहाँ पर है, एलिमिनेटर की हेल्प से मैं देखा कि पावर को पूरी तरीके से मूवमेंट इसका पावर में आ रहा है। तो अब हम बैटरी एलिमिनेटर की सहायता से और वोल्टेज को कम ज्यादा करके और रिहोस्टेट की हेल्प से पोटेंशियल को आगे पीछे करके। लीस्ट काउंट का मतलब है, जैसे आपको लीस्ट काउंट का मतलब है जैसे 8 से 10 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, तो 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 डिवीजन्स। तो 10 डिवीजन्स इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, तो 1 डिवीजन कितना हो गया, दैट इज 10 डिवीजन 2, तो 0.2 हो गया। यही है लीस्ट काउंट, मतलब सिर्फ ये देखना कि कितना वो कम से कम मेजर कर सकता है। ओके, ये पिछली क्लास में बताया गया है। ओके, हम उसे फिर बीच बीच में बताते इसमें डिफरेंट रीडिंग्स को हम लेंगे। तो अब जो जो रीडिंग आती रहेगी, बैटरी एलिमिनेटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, रियोस्टेट और साथ में रेजिस्टेंस वायर, ये सभी अपने सीरीज में लगे हुए हैं। इसका सर्किट, ये हमने जो बैटरी एलिमिनेटर लगा, बैटरी एलिमिनेटर, हाँ, क्योंकि ये वेरी कर देंगे वोल्टेज को। इनके पास जो बैटरी एलिमिनेटर है वो 12 वोल्ट ही रेजिस्टेंस दे सकता है। उसके लिए इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि उसमें ये सेलेक्ट कर सकें 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, ऐसे ये सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक रियोस्टेट लिया है। बैटरी एलिमिनेटर के साथ में स्विच लगी हुई इंटरनली। इसके बाद ये वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगा दिया। उसके बाद एमीटर, रियोस्टेट। रियोस्टेट ये करेगा, जैसे आपके घर में फैन को कम या तेज चलाना है तो वो रियोस्टेट है, उसमें आप 1 2 3 4 5 करके फैन को सबसे तेज कर लेते हो। तो ऐसे ही हम कुछ वोल्टेज का ड्रॉप बीच में ही करा दें,
मान लो जैसे आप सिनेमा जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई एक और दुकान मिल गई, रेस्टोरेंट, तो आप थोड़ा पैसा वहां भी तो खर्च कर दोगे। तो आपको आपका पूरा 10 रुपए का ड्रॉप जो मेन रजिस्टर में होना है वहां ना हो करके थोड़ा वो पहले वाली जो दुकान है उसने ड्रॉप करा लिया। सो सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस एट रियोस्टेट एंड द रेस्ट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस एट मेन रजिस्टर। जो पतला सा वायर दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये पतला सा वायर जो उसके क्रॉस लगा है, तो इस पर सारा ड्रॉप नहीं होगा, तो रियोस्टेट एक पार्टली ड्रॉप करा लेगा। अब वोल्टेज तो वो पूरा 12 वोल्ट का डिफरेंस दे रहा है, लेकिन दो दुकानें होंगी तो थोड़ा थोड़ा दोनों में ही खर्च करोगे कि सब कुछ वहीं खर्च करोगे मेन रजिस्टर में। अगर बीच में एक और जगह हिंड्रेंस है तो वहां पर भी तो कुछ एनर्जी गिरा के जाओगे, वहां भी तो कोलिजन होंगे। तो रियोस्टेट का काम है, दिस इज रियोस्टेट। जरा इसके ये डायग्राम में देखो, और रियोस्टेट का जो नेगेटिव टर्मिनल है ला करके बैट्स में जोड़ दिया गया ये है रियोस्टेट। ठीक है, ठीक है, तो कम ज्यादा वो कर देगा ड्रॉप, वही काम। तो पहले हम सर्किट डायग्राम को देखेंगे। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल से ये स्विच लगी हुई है, और स्विच के बाद इसका सर्किट वोल्टमीटर पर, वोल्टमीटर के साथ में लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस वायर, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। रजिस्टर वायर इसके साथ में लगा है एमीटर सीरीज में, फिर साथ में रियोस्टेट, और रियोस्टेट आकर के फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आकर मिल गया। कोई दूसरी हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के पहले हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया है। ऑब्जर्वेशन टेबल सीरियल नंबर की तरफ जा रहा है, ये और रियोस्टेट ये खिसका रहा नेक्स्ट है, पे आ गया ये यहाँ पोटेंशियल वोल्टमीटर 0.5 पर, और करेस्पॉन्डिंग वैल्यू एमीटर देखेंगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग सीधे सीधे 0.5 दिखा रहा है, तो 0.50, और एमीटर पर 4 कॉलम आ रहे हैं। तो 4 कॉलम का मतलब हो गया, इसकी वैल्यू को अगर हम रेडी करते हैं, एक कॉलम की वैल्यू 0.5, तो 4 कॉलम की वैल्यू 0.20 हो गया। तो थोड़ा यहाँ पे जो दिखेगा। अब तीसरी रीडिंग, इसको पहले मैंने स्विच ऑफ किया, और तीसरी रीडिंग में हम जो है इसको ले। रियोस्टेट इस तरीके से है। रियोस्टेट का काम क्या है वो चीज हम देखें, फिर हम इस फिगर को और आगे देखेंगे। नाउ एक बार मैं फिर से कर दूंगा, फ्लैशबैक भी कर दूंगा, पहले आप देख लो क्या क्या उसने लगाया है। एक उसने इस तरीके से ऐसा डायग्राम बना दिया है कि सबसे पहले एक वायर लिया और वायर और वोल्ट मीटर को ऐसे लगा दिया, ये वोल्ट मीटर है। अच्छा, आगे इसके चलते ही क्या किया उसने कि एक एमीटर लगा दिया, और फिर उसके आगे उसने यहाँ पर रियोस्टेट लगा दिया, ये रियोस्टेट, और रियोस्टेट के बाद उसने की लगाई हो या की तो उसके बैटरी एलिमिनेटर में है, फिर ये 12 वोल्ट का इस तरीके का बैटरी लगा दी। तो अब अगर ये 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट में जब ये खिसकाएगा तो 12 वोल्ट इसको, इस करंट को यहाँ से यहाँ तक आने में दो जगह कुछ ना कुछ एनर्जी गिरानी पड़ेगी। अगर रियोस्टेट पे उसने मान लीजिए 5 वोल्ट गिराई एनर्जी, तो बची हुई एनर्जी वो कहाँ गिराएगा भाई? घर से आप निकले, इससे गुजर के जाओगे, फिर इससे गुजर के जाओगे, तो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनसे पार्शली एनर्जी जाएगी। तो अगर 5 वोल्ट यहाँ से गुजरते हुए तुमने गिरा दी एनर्जी, तो यहाँ कितनी गिराओगे? दैट इज 7 वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो अगर आप फिर से देखें, सो सच इज द रियोस्टेट। यहाँ पे उसने रियोस्टेट लगा दिया, और रियोस्टेट के ये स्टैंड है, और रियोस्टेट में एक यहाँ पर एक ऊपर रॉड है, और फिर उससे जॉ निकला हुआ है, ये है। तो एक यहाँ पर कनेक्शन है कि एक यहाँ कनेक्शन दिया, फिर यहाँ पर इसने बैटरी एलिमिनेटर रख दिया, बैटरी एलिमिनेटर 12 वोल्ट का है, तो बैटरी एलिमिनेटर में एक कनेक्शन दिया, फिर इसने यहाँ पर, बोलो, बैटरी, उसमें बैटरी हटाकर उसकी जगह एक बॉक्स रख देना, बैटरी को एलिमिनेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, मेन से सप्लाई लेके, जो मेन से सप्लाई लेगा और सीधा बैटरी की तरह काम करेगा। जो आपकी मेन सप्लाई है उसमें प्लस माइनस नहीं होता, जो घर में है वहां पर पोल्स नहीं होते हैं प्लस माइनस, वो एक बार में 50 बार प्लस बनता है, 50 बार माइनस। ऐसी करंट को एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। जबकि बैटरी में एक टर्मिनल प्लस होता है और एक माइनस, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। वो बदलती नहीं है, उसकी पोलरिटी नहीं चेंज होती। तो जो बैटरी की करंट है वो डायरेक्ट करंट है, जो हमारे घर की सप्लाई है वो कैसी है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का मतलब उसमें प्लस माइनस 50 बार प्लस बनता है, 50 बार माइनस।
तो अगर कोई भी फैन, आप एसी का फैन है, घर का फैन, अगर आपने बैटरी पे लगा के चला दिया तुरंत जल जाएगा। तो एसी फैन अलग होते हैं, डीसी फैन अलग होते हैं। तो गाँव में जो लोग होते हैं बैटरी से पंखा चलाते हैं वो डीसी फैन चलाते हैं, तो उनके अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर लिया, तो ये यहाँ पर वोल्ट मीटर में ये एक मान लीजिए वोल्ट मीटर क्या, हमारे घर में सब एसी है तो एसी फैन है। ये वोल्ट मीटर लगा दिया इसने, ये देखिए, तो एक यहाँ पर स्विच लगाया, ये वोल्ट मीटर है। सो ये वोल्ट मीटर में इसने ऐसे लगा दिया। अब वोल्ट मीटर का जो दूसरा एंड है वो उसने किस में जोड़ दिया, एक यहाँ इसने एमीटर भी रख रखा है। तो एमीटर में अब ये सीधा ये सप्लाई लगा देगा ये। सो ये यहाँ इस पे जोड़ा और फिर ये कनेक्शन इसने इसको दे दिया। ये एमीटर है, ये एमीटर तो पैरेलल लगता है ना। हाँ पैरेलल लगाएगा, तो उसने पैरेलल नहीं लगाया, उसने इसके पैरेलल में वायर लगा दिया, हो गया पैरेलल भाई। है तो वही चीज ना, मैं वो दिखा रहा हूँ फिगर में क्या किया गया है। तो फिगर में सब इस तरीके से किया गया है, तो फिगर भी वही चीज हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पे किया तो यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ गया और एक यहाँ गया, ये दूर करेगा तो ड्रॉप ज्यादा होगा क्योंकि ये वायर है। यहाँ से कनेक्शन इतने वायर से होके जाएगा तो ड्रॉप ज्यादा होगा, जितना पास ले आएगा तो ड्रॉप कम होगा। तो समझ में आ गई ना बात आपको, सर्किट। रजिस्टर के वो साइन जिगजैग वाला होता है ना सर। रजिस्टर जिगजैग वाला होता है, यही है कांस्टेंटन। तो सर आपने ऊपर वाले में दो क्यों बनाया सर, दो ये जिगजैग, ये पूरा जो बैटरी, ये रियोस्टेट है ना, ये पूरा ऐसे घूम के पूरा रजिस्टर ही है, लेकिन इस पे एक टैपिंग स्विच है। टैपिंग स्विच का मतलब है कि जहां ये टैप कर लेगा उसके बाद ये मोटे से तार से करंट पहुंचा देगा। यहाँ तक तो रेजिस्टेंस है और उसके आगे जहाँ पे टैपिंग है तो दूसरे तार से करंट बाईपास हो जाएगी, यहाँ नहीं चलना पड़ेगा। मान लो कहीं ऊबड़ खाबड़ सड़क पे चल रहे हो और आपको एक ऊपर फ्लाई ओवर मिल जाए, तो नीचे नीचे ऊबड़ खाबड़ चलोगे कि फ्लाई ओवर पे चढ़ जाओगे। तो उसी तरीके से ये पूरा रजिस्टर है, लेकिन ये पास ले आएगा तो खट से करंट चली जाएगी, दूर ले जाएगा तो सारा ड्रॉप एनर्जी का यहीं हो जाएगा। ये 12 वोल्ट है। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक इसने लगाया, यहीं तक का रजिस्टर मान्य है क्योंकि इसके बाद तो फ्लाई ओवर पे चढ़ जाएगा। तो यहाँ तक अगर 5 वोल्ट यहाँ गिराया उसने रुपया 5 जूल, तो बताओ इस कांस्टेंटन पे कितना गिराएगा, 7 जूल, क्योंकि इन दोनों को मिल करके ही, वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम्ब होता है, तो इन दोनों को मिलकर ये बनाना है। सो द सेम एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। तो यहाँ पर वही चीज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है। तो देख लो, अब देखो फिर वो रीडिंग नोट करता चला जा रहा है। देखो रियोस्टेट को खिसका रहा है, वो 0.5 के बाद के 5 मान लिया। तो नेक्स्ट रीडिंग जो आ गई 0.75, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ देखते हैं, तो ये 6 कॉलम पर आया है, तो 6 कॉलम की वैल्यू आ गई 0.30। इसी के साथ इसको ऑफ किया हमने और एक थोड़ी सी गैप के बाद हमने इसको फिर से ऑन किया। तो अब हम इसको नेक्स्ट रीडिंग पर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट रीडिंग में ये आ रहा है हमारा रिजल्ट, फिर से खिसका दिया, यानी यहाँ पे ड्रॉप चेंज कर रहा है। सेल ना बदल के, वो तो 12 वोल्ट है, यहाँ पे ड्रॉप बदल रहा है। तो 8 कॉलम की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.40। अब एक लास्ट रीडिंग और निकाल लेते हैं, इसको स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद वायर गर्म नहीं है तो हमने स्विच ऑफ ऑन इसलिए करते हैं कि वायर का जो टेम्परेचर है वो ना बदले, और फिर अगर बैटरी में थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, कई बार कंटिन्यूअसली चलती है, तो बैटरी को ऑन ऑफ करो तो फिर से वो सर्ज करंट देती है, फुल करंट देती है, फुल वोल्टेज देती है जब ऑन ऑफ करो। तो इसलिए फुल वोल्टेज में निकालना चाहते हैं। दैट्स वाई बैटरी एलिमिनेटर को स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं रजिस्टर का टेम्परेचर ना बदले। समझ में आई बात। अब रियोस्टेट का भी आपको पर्पज समझ में आ गया कि क्यों वो खिसका रहा है। देखो हाँ, पूरा खिसका दिया है, क्या आप देख सकते हैं रियोस्टेट पूरा इस बार खिसकाया है, फुल ड्रॉप है, पूरा दूसरी तरफ ले गया वो। तो इन दिस वे इट इज डन, जो भी हो बट इट इज ओम्स लॉ। ओके नाउ, तो ये हमने देख लिया कि हाउ द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इज टेकन। ओके
नाउ ज़्यादातर केस बैटरी एलिमिनेटर से ही किए गए हैं, जितने भी ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन हैं दैट इज़ ऑल बाय बैटरी एलिमिनेटर। तो मैं एक और आपको दिखा दूं फिर आगे बढ़ जाऊं। जिससे कि आपका अगर स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो तो आप कर लें। नाउ ये देखिए बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है? बैटरी एलिमिनेटर, जैसे आप 12 बैटरी लगाओगे तो बच्चे लोग क्या है कि बैटरी जल्दी जल्दी सर बैटरी ख़राब हो गई। बैटरी एलिमिनेटर में अगर देखो ये क्या होता है, बैटरी एलिमिनेटर यहाँ पे जाओगे आप, सूर्या नमकीन आपने देखी है सोस्ती गेट के पास, तो वहाँ पे ये बैटरी एलिमिनेटर मिलता है 6,000 रुपये का। तो इसका काम है कि बार बार बैटरी नहीं लानी पड़ेगी, आप एक बार लगा दोगे तो पूरे साल तक बच्चे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे इसी के अंदर। तो जैसे ये सब्जी वाले नहीं रखते हैं जिससे कि वो जलाते हैं, वैसे तो वो चार्ज करके जलाते हैं, सब्जी बेचते हैं तो एक एक बैटरी नहीं रखे रहते हैं, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी रहती है, रात को जलती रहती है, बस उसी तरीके का है ये बैटरी एलिमिनेटर। तो वो क्या है, बैटरी न रख के अब अभी ऐसे लांबा से लाओगे 20-20 रुपए की और रोज़ खर्च हो जाएगी, तो टीचर के पास इतना पैसा है कि सब बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए बैटरी ला के दे। तो स्कूल प्रबंधक एक बार ला देता है और सारे बच्चे डेली करते रहते हैं, पूरा साल चलता रहता है, फिर से वो बैटरी बदलवा देगा 200-400 रुपए की। तो बैटरी एलिमिनेटर का काम है कि बैटरी न रख कर उसकी जगह ये रख दो और रियोस्टेट से वेरी करो, बैटरी न बदलो। ओम ने तो बैटरी बदली थी। अपनी क्लास में भी रखा है क्या? अपनी क्लास में ये नहीं है, अब इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी तो मैंने लिया नहीं, अदरवाइज हम तो बैटरी चेंज कर करके दिखाते हैं कि जिस क्योंकि साल में एक बार हमें दिखाना पड़ता है तो हम उससे दिखा देते हैं। नहीं तो बैटरी एलिमिनेटर अच्छी चीज़ है, स्कूलों में होता है, सभी स्कूलों में होता है, तो स्कूल में आपके भी होगा, आप लैब में जाओगे इसी से कराएंगे वो। तो हम एक हाँ हाँ सर ये जो बैटरी एलिमिनेटर है सर, ये हमारे घर के नॉर्मल स्विच में भी लग जाता है? अगर ये बैटरी एलिमिनेटर कई बार क्या होता है एसी करंट को लेकर डीसी में भी बदल देता है, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे चार्ज नहीं करते हैं सब्जी वाले, तो सब्जी वाले एसी से चार्ज कर लेते हैं फिर डीसी से चलाते हैं, और जब रात में अपने ठेले पर, तो वैसा भी हो सकता है। और अगर ये बिना चार्ज वाला है तो बैटरी बदलनी पड़ेगी, जैसा भी हो। मुझे तो लगता है ये स्कूल वाला तो चार्ज वाला है, क्योंकि इसके पीछे से वायर जा रहा है, सो दैट इट मे गेट चार्ज। तो अब हम आगे देख लें, उसी तरीके का ये भी है। हाँ देखो बोल भी रहा है कि एसी सप्लाई टू डीसी सप्लाई। अभी देखो फिर से सुनो, अभी फिर से सुनना कि एसी से डीसी में बदल रहा है, बाकी वही है सब कुछ। So let's look at the practical circuit for the verification of Ohm's law. So here we have a battery which is going to convert the AC supply into DC supply, and this is a variable battery wherein I can change the voltage from 1.5 to 12 वोल्टेज भी बदल so सकता right है now इसका, this is at इसका 6 volts. एलिमिनेटर और So अच्छा that है, means वो वोल्टेज भी 220 बदल volt सकता supply है। अब रियोस्टेट की भी AC जरूरत नहीं। is converted by this battery into 6 volts DC power supply output. So I can make this as 8 volt, then 220 volt AC would be converted into 8 volt DC supply. So I am adjusting this right now at 6 volt. पहले में नहीं था Now बदलने वाला, इसमें this है। is the positive terminal. So the current is going to come from here and then it is going to pass through अब the ये देखो voltmeter. इससे Then सीधा it ये is going to करंट आ pass रही through है, the ये एक सर्किट है, unknown पहले resistance. सीधा आया, Then it is again फिर going ये to pass आगे through सीधा this सीधा yellow चला। wire to the ये- rheostat, which is the variable resistance. ये And रजिस्टर then है, it is going to अननोन pass through रजिस्टर, the key and finally फिर back ये की again है ऑन ऑफ into the की, battery. So this is our closed circuit. और फिर इसके Now बाद this is एक the unknown रजिस्टर भी इसमें resistance रखा है, which is in series with the rheostat, and रियोस्टेट के साथ सीरीज में है, that is the variable resistor. वेरी कर सकता Now है। I wish to measure the unknown इन resistance. दोनों को So what I have पैरेलल done में is I रखा have है, जरा connected चेक a करो, voltmeter in इसमें से parallel with the एक वायर इधर unknown गया है और resistance. So इसी as you में can से check by yourself इसमें that ठीक this से दिखाई नहीं, अभी black देखो ये wire दिख जाएगा, is going over here एक and यहाँ this से red wire और ये is यहाँ now गया, going back again over here. This
this parallel red में wire ये is going register over है। here. So this one is in parallel with this one. ये पैरेलल है इसके साथ, ये लाल वाला इधर लगा है और ये वाला ब्लैक वाला इधर है। देख लो, ब्लैक इधर, रेड दिख रहा है। आप फिर से देखो, जो रेड है वो इधर, ब्लैक इधर, सिंपली पैरेलल है। यहाँ से सीधा एक सर्किट है पूरा। दिस इज द कंप्लीट सर्किट, लेकिन इसके साथ इसमें इसको पैरेलल में लगा। ओके, if I move it in this direction, suppose I बाकी का वही है। stop it over here. लेट अस मूव अहेड। तो ये बात हो गई। अब आगे देखो, ओम्स लॉ के बारे में हमने देख लिया है। नाउ वी विल सी दैट कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर में पानी भरा और अगर पानी भरने के बाद आपने इसमें जो रेजिस्टेंस है, यही तो रेजिस्टेंस हमने बताया था कि यहाँ से जो नल से पानी निकलता है, तो दिस इज ओनली रेजिस्टेंस। तो अगर आपने रेजिस्टेंस किस पे वेरी कर सकता है, अगर आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो क्या ज्यादा पानी निकलेगा? बताओ। यानी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट बढ़ गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया ना। तो क्योंकि रेजिस्टेंस तो एक हिंड्रेंस है, सो इसलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया बढ़ गया तो अब रेजिस्टेंस कहाँ रहा? पानी तो सब निकल गया, बिकॉज इट इज ओनली हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ वाटर। सो इसी तरीके से जब आप एक बड़ा कंडक्टर लोगे तो बताओ उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे कि पतला सा कंडक्टर लोगे तब ज्यादा पास होंगे? किस में ज्यादा पास होंगे? बड़े में। सो इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मोर देन द आर इज लेस, और ए इज, अगर मान लो ए इज लेस देन आर इज मोर, तो उल्टा होता है। जब ये एरिया कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते रहेंगे, वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ए के बढ़ाने से आर कम हो जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए को डबल कर दोगे आर आधा हो जाएगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 1/, में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा देखो, अगर मान लीजिए कि आपके घर से जो पानी निकल रहा है और उसमें बिल्कुल छोटा सा पाइप लगाओ, तो क्या पानी बहुत तेज धार से निकलेगा? और एक है कि इतना बड़ा पाइप लगा दो कि यहाँ से घंटा घर तक पाइप ही लगा दो, तब पानी तेज फ्लो करेगा कि छोटे से पाइप से? छोटे पाइप से नल से तेज आता है, लेकिन जब ट्यूब लगाओगे उसके आगे पाइप लगाओगे, बहुत बड़ा पाइप लगा दो 50 मीटर का, तो उसमें फ्लो ही बंद हो जाता है। क्योंकि इफ लेंथ इज इंक्रीज देन इट सफर्स मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स। इतने कोलिजन्स हो जाएंगे कि करंट को पास होने में दिक्कत होगी। तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर लेंथ बढ़ा दो। लेंथ आप डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और लेंथ आपने डबल कर दी, तो समझ लेना 4 ओम हो जाएगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और एरिया डबल कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 ओम थोड़ी ना होगा, और कम होना चाहिए। एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को और रोक लोगे। मान लो इंडिया गेट से बाइक की सवारी निकल रही है, तो बाइक्स तेज भागेंगी कि चांदनी चौक से तेज भागेंगी? तो राजपथ से भागेंगी। एरिया बढ़ा दिया तो करंट तो ज्यादा हो जाएगी ना, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, हिंड्रेंस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2 ओम हो जाएगा। वैसे भी यही देख लो कि अगर ए को बढ़ाओगे देन दिस शोज कि जब ये बढ़ा दोगे ए, तो उसका उल्टा काम हो रहा है। ये इफ ए इज इंक्रीज देन आर इज डिक्रीज, अपोजिट है ना, डिनोमिनेटर बढ़ने पर। ये दोनों मान लो एक ही चीज है, तो ये वैल्यू बताओ, ए के बढ़ने से ये वैल्यू घटी की बढ़ी? ए बढ़ कैसे गई? नीचे डिनोमिनेटर की चीज बढ़ाओगे तो बढ़ गई। 1/10 है और 1/100 है, क्या बढ़ा है?
ए बढ़ाते जाओ तो पूरी वैल्यू क्या हुई, बढ़ी कि घटी? सो डिक्रीज हुई, तो आर ही तो ये है। सो आर कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बिकॉज आर इज 1/a। आर क्या है? 1/a। तो बताओ आर किस में ज्यादा है? यानी जब एरिया कम तो आर ज्यादा, जब एरिया ज्यादा तो आर कम। बोलो बात सही है? सो नाउ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस पहले मैं बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो एक साथ। सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। एल ऊपर, देखो एल ऊपर हो गया और ए नीचे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दोनों को मर्ज कर दिया। एल को ऊपर ले लिया, ए को नीचे ले लिया। सो इट इज, हाँ बोलिए। ब्लर आ गया, इसको ठीक करते हैं। ब्लर नहीं है। ठीक है, ये देखो। नाउ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, हाँ बोलिए। एनी हिच और सम बॉदरिंग? ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस, हाँ बोलो, बताइए। वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, अच्छा अभी आ रही है ना? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। रेजिस्टेंस और किस चीज पे डिपेंड करेगा? मान लो अगर करंट, वेरी गुड, अगर कॉपर का वायर है तो उसमें से आसानी से करंट फ्लो कर जाएगी, और वही लेड है तो लेड से नहीं मूव कर पाएगी, लेड से मुश्किल से मूव करेगी, और कॉपर के वायर से आसानी से करेगी। तो कॉपर अच्छा कंडक्टर, उससे अच्छी आसानी से तो सिल्वर से करेगी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। तो टाइप पे भी डिपेंड। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन है सर? सिल्वर। सर कंडक्टर क्या? सर हाँ डाउट है। हाँ बोलो। सर फिर कॉपर वायर क्यों बनाते हैं, मतलब सिल्वर वायर क्यों नहीं बनाते? सबके अपने अपने यूज हैं। सिल्वर है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, लेड भी है। जैसे आपके ये सोलर पैनल्स बनते हैं तो उसमें सिल्वर वायर लगता है, और जो घर के हैं वो कॉपर वायर लगता है। इसके अलावा जो बाहर टंगे हुए वायर हैं वो सब एल्यूमिनियम के या एल्यूमिनियम के हैं। सो अलग अलग तरीके से है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। तो सोलर पैनल में सिल्वर लगाते हैं। तो कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सिल्वर इज बेस्ट, एंड on basis of cost copper is best, and on basis of weight, जैसे बाहर लटकाना है तार तो भारी होता है कॉपर सिल्वर से, तो एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम इज ए लाइट मेटल, हाउएवर कॉपर इज ए, आपस में दिस पोर्टल इज नॉट फॉर म्यूचुअल कन्वर्जेशन, दैट्स द अदर पर्सन्स आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. So if there is some essential thing, then you can quit this portal, then have a mutual talk or a cup of tea, then come back. That will be better. Okay, now गोल्ड का वायर भी बनता है या नहीं बनता है? क्या गोल्ड का वायर नहीं, अभी जो 3 चीजें बताई हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आप इस म्यूचुअल कन्वर्जेशन से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए हैं. तो ऑन बेसिस ऑफ वेट कौन सा बेस्ट है? ऑन बेसिस ऑफ वेट एंड ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट कौन सा बेस्ट है? एंड ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी
ठीक है, कंडक्टिविटी दैट इज सिल्वर बेस्ट है, और इसमें कॉपर और वेट में एल्यूमिनियम। तो तीन चीजें अलग अलग आपको ध्यान रखनी है। इज बेस्ट। सिल्वर वायर ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं? ये जो सोलर पैनल में हैं, जितने भी सोलर पैनल घर के ऊपर लगता है ना, सोलर पैनल जिससे घर की बिजली पूरी चलती, बड़े बड़े पैनल लोग छत पे लगवा लेते हैं। या कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि सोलर बैटरी से घर के ये जो होता है रोड लाइट जलती हैं, ऊपर एक पैनल लगा देंगे, काले रंग का पैनल देखा है कि नहीं, KV2 के सामने घरों के ऊपर लगा हुआ है। तो अब वो सिल्वर, कई बार ऐसा भी होता है सिल्वर वायर की वजह से लोग चोरी करके भी ले जाते हैं, पहले बहुत केस होते थे। और इसी वजह से, नहीं तो सिल्वर ये 15,000 रुपए केजी था, और आज इसका 70,000 रुपए केजी दाम हो गया इसी सोलर पैनल की वजह से। जब से इसमें यूज होने लगा तो अब इसकी मांग बढ़ गई, तो इसका दाम भी बढ़ गया, इसकी कॉस्ट बढ़ गई, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। अब देखो, हाँ, सोलर पैनल में कॉपर वायर नहीं यूज कर सकते क्या? नहीं, उसमें बहुत थोड़ा वोल्टेज आता है, 0.005 वोल्ट एक सोलर सेल में, और उन सबको इकट्ठा करना होता है, तब जाके बड़ा वोल्टेज बनता है, उन सबको सीरीज में जोड़ना है। अगर वो कॉपर लेंगे तो इसमें ये वोल्टेज जो है, इसमें बहुत सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वायर में, तो उसको बचाने के लिए सिल्वर वायर यूज करते हैं। वोल्टेज को सीरीज में जोड़ जोड़ के ज्यादा बनाना होता है, तब जाके घर की बिजली, और 220 तक पहुंचाना है, तो हजारों लगते हैं उसमें। एक दो ऐसे नहीं लगते हैं डायोड, उसमें बहुत सारे डायोड लगते हैं, डायोड बल्ब। बिजली घर में कौन सा लगता है? बिजली घर की बात नहीं है, जैसे हम ये आपको बता रहे हैं कि दैट इज सोलर पैनल, सिल्वर वायर इसीलिए यूज होता है बिकॉज क्योंकि इसका कंडक्टिविटी अच्छा है। नाउ अब हम ये देखें, अगर आपको बस एक बात हमारी बता दें। नाउ हाँ, टाइटेनियम यूज होता है? टाइटेनियम का वायर भी हमारे पास है, बट दैट इज सो कॉस्टली। अब ये देखो, इस टाइटेनियम के वायर को हमने मंगवाया है, एंड दैट ये इतना वायर हमारे पास आया है, दैट इज 6,600 का। तो अब इतना लगा दें, लोग चोरी करके ले जाएं। हाँ, तो क्यों कोई लगाएगा। वैसे आपकी जानकारी कहाँ है टाइटेनियम वाला, बताओ आप। सब हम बच्चों को भी, सबको लाभ हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ से तो क्योंकि टाइटेनियम भी एक मेटल है, तो शायद वो भी कंडक्ट करता होगा, तो शायद यूज हो जाता होगा। नहीं, ठीक है, अब वो आप थोड़ा सा देख के बताइएगा तो हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। सब इतना आपने हम लोग को जानकारी दी। नाउ टाइटेनियम इज अ बेस्ट मेटल, and on the basis of that Titanic name is given to that ship, जो एक अच्छा शिप था जो डूब गया अपनी फर्स्ट वॉयज में, उसी के नाम पे दिया गया। सो इसमें बिल्कुल लश्कर बना रहता है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। नाउ रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनीशा, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? proportional to cross sectional area, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। ये जैसे कि अगर मैं कहूं कि R प्रोपोर्शनल है L/A के, ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो बताओ इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाया था? R। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब जरा देखो कि ये रेजिस्टेंस था, मान लो V/I इज इक्वल्स टू R, यही चीज तो आपने देखी थी। तो वहां पे क्या देखा था, मान लीजिए कि आपने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये एमीटर है, 2 वोल्ट का किया, और इसने 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दी। अच्छा, दूसरा भी एक ऐसा ही सेम लिया,
बट उसमें जरा दूसरा टाइप ले लिया, एक में कुछ कॉपर लिया तो एक में एल्यूमिनियम ले लिया और वहां भी 2 वोल्ट ही किया। अच्छा, इसने तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करा दी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसका रेजिस्टेंस कम है? सर वो फर्स्ट वाले केस में सर। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। ये किसने बताया है? ईशान। तो ईशान ने क्यों बताया कि सेकंड वाले का रेजिस्टेंस कम है? क्योंकि उसने 2 एम्पियर करंट फ्लो करा दी, वो करंट के फ्लो कराने में बाधा उत्पन्न ही नहीं कर रहा। कैसे कैसे जान लिए? ये कह रहे हैं कि वहां पर सेकंड 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एम्पियर पता है, 2 कूलम पर सेकंड। तो अब जहां से 2 कूलम चार्ज 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं उसी वोल्टेज पे, बताओ उसका रेजिस्टेंस कम होगा कि जो 1 ही एम्पियर फ्लो करने दे रहा है उसका? इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा भाई या तो ईशान ने ये किया होगा पहले वाले केस में, वोल्टेज अपॉन करंट इससे कैलकुलेट कर लिया होगा, ये बात इन्होंने मन ही मन में की होगी। और या यहाँ पे किया होगा वोल्टेज अपॉन ये, तो इससे भी किया होगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये 2 ओम आ रहा है और ये 1 ओम, तो तुरंत ही हम सबको बता दिया कि दूसरे वाले का कम है। 2 चीज है, या तो उन्होंने देखा हो कि उसी वोल्टेज पर ये इतनी ज्यादा करंट दे रहा है तो जरूर रेजिस्टेंस कम होगा। तो ईशान किसका रेजिस्टेंस कम है? सर सेकंड वाले केस। बिल्कुल ठीक। सो रेजिस्टेंस इज लेस इफ मोर करंट, इफ एनी सर्किट ऑफर्स मोर करंट ऑन सेम, ये जो भी है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का दूसरा नाम क्या है बताओ? किसका सर? सेल का सोर्स ऑफ हाँ, पोटेंशियल इसी से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो इफ एनी रेजिस्टेंस allows more current to flow at same source of potential difference, then its resistance is lesser. ईशान रिपीट करो। Sir, if any circuit allows more amount of current than the other circuit, then that circuit will have less resistance. थोड़ी चीज छोड़ दी है, सृजन रिपीट करो। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो अनीशा। हाँ जय, वापस से समझो कि मान लीजिए हमने 2 अलग अलग रजिस्टर लगाए। एक रजिस्टर हमने किसी में लगा दिया R1 रजिस्टर, अलग अलग मटेरियल के हैं, अलग अलग लेंथ होगी, लेंथ पे भी तो वेरी करता है और एरिया कुछ ना कुछ तो बदलेगा। तो कोई अलग अलग रजिस्टर है, हमारे घर के जितने बल्ब हैं सबके अलग अलग रजिस्टर हैं और सब में 2 वोल्ट लगाया, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप है, लेकिन 2 वोल्ट लगाने पर हमें एमीटर में 1 एम्पियर की रीडिंग आई। ये देखो कितने की रीडिंग आई? 1 एम्पियर। 2 वोल्ट पे इसने 1 एम्पियर करंट अलाउ की, इसने 2 वोल्ट पे कितने की करंट अलाउ की? 2 एम्पियर। तो सेम सेल में बताओ अनीशा किसने ज्यादा करंट अलाउ की? आवाज नहीं आ रही, आवाज रुक रही है आपकी। सेम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में किसने ज्यादा करंट अलाउ की? स्टिल इट इज नॉट क्लियर। श्रेयान, सो ये बताइए किसने ज्यादा करंट फ्लो कराई? सेकंड ने। तो हिंड्रेंस किसने कम दिया? सेकंड ने हिंड्रेंस कम दिया तो इसका रेजिस्टेंस कम हुआ, वरना V बाई आई करके भी देखा जा सकता है। 2 बाई 1 तो 2 ओम और यहाँ 2 बाई 2 तो 1 ओम, 1 ओम यानी कम रेजिस्टेंस। सो ये कहा जा सकता है द रजिस्टर विच allows more current to flow through same source of potential difference। ईशान ने ये नहीं बोला था same source of potential difference, यही कमी रह गई थी, बाकी सब सही था। then its resistance is less। okay? ठीक है। if any resistor allows more current to flow,
current to flow at same source of potential difference. अनीसा समझ में आई बात? Then its resistance is lesser. ठीक है, ये है. अब देखो, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल. हम फिर वहीं वापस आ गए कि ये टाइप ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है. सो नाउ R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए. तो रो क्या है? रो इज रेजिस्टिविटी विच इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इसको RHO कहते हैं. RHO रो पढ़ते हैं. दैट इज रो. सो रो इज रेजिस्टिविटी, या फिर इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल. वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है? विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल. अब जरा देखो, हाँ बोलिए. सारे मेटल की रेजिस्टिविटी याद करनी पड़ेगी. सारे मेटल क्या की, बोलते हैं सर ये? दैट इज रो. इसको क्या कहते हैं? ये ग्रीक लेटर है, दैट इज रो. तो जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, ये सब ग्रीक ओरिजिन है. गामा होता है, वैसे ही रो है. सो इट इज ग्रीक ओरिजिन. तो रो इज द रेजिस्टिविटी. अब जरा देखो कि एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं R को बढ़ा दूं तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? सृजन बताएंगे ये बात. सर बढ़ेगी. अच्छा, ईशान भी बता सकते हैं. क्या सर? R के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर R के बढ़ाने से, सर R को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी सर. या अस्मित, मुझे लगता है अस्मित बता सकते हैं. सर आप क्या वो RHO को पूछते हैं क्या? बोलो. सर आप वो रो को पूछते हैं क्या? वो हाँ, बढ़ेगा? कि R बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या कम होगा? सर बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो सर वो तो रेजिस्टिविटी है ना जो कि मटेरियल पे डिपेंड. लो, इन्होंने तो कह दिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहाँ बढ़ता है? जब V और I का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस था तो V और I पे वो बदलता ही नहीं था. इन्होंने तो किसने बता दी ये बात? कुणाल ने समस्या हल कर दी. क्योंकि मैं इसीलिए बगल में लिख रहा था कि इससे इंटेलिजेंसी ले ली जाए, तो कुणाल ने ले ली कि जब कोई भी चीज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो वो इन चीजों के बदलने से बदलेगी नहीं, वो रेशो होती है. और इसी तरीके से यहाँ मैंने लिख भी दिया था हिंट के लिए कि दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज रेजिस्टिविटी. वैसे हमने लिखा नहीं है, इसको लिख दें. It is proportionality constant of above equation. So it is proportionality constant. तो सृजन मुझे ये बताओ कि जो रो है वो L के साथ कैसे बदलेगा? सर रो तो सेम है, वो प्रोपोर्शनल है, वो हाँ, कांस्टेंट है. तो ये नहीं बदलेगा. रो जो है ना L पे बदलेगा, ना A पे बदलेगा, ना R पे बदलेगा. तो ये मेटल की कंडक्टिविटी है, ये कॉपर की. जैसे 1 लीटर दूध का दाम 40 रुपए है, तो तुम 2 लीटर दूध लेने जाओगे तो क्या दूध का रेट बदल जाएगा? नहीं सर. हाँ, तो इसी तरीके से ये एक रेट है. सो इट रो डज नॉट डिपेंड. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. हाँ बोलो. सर हमको मेटल की रेजिस्टिविटी याद करनी पड़ेगी. वो अभी हम आगे देख लेंगे. याद नहीं करनी पड़ेगी, एक ऑर्डर बस याद होना चाहिए. बाकी आप जब इस क्वेश्चन में आगे यूज करोगे खुद ही याद हो जाएगी. रो डज नॉट, कुछ की याद हो जाएगी. रो डज नॉट डिपेंड ऑन R, L एंड, और किस पे डिपेंड नहीं करता? A पर. इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है?
on type of material and और किस पे डिपेंड करेगा बताइए। हाँ, टेम्परेचर के बदलने से मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बदल जाते हैं, और उसके साथ उसका जो स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड या जो भी है वो भी बदल जाती है। सो रो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। नाउ अब हम देखें कि आर क्या है, रो एल बाई ए। तो रो क्या है, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं रो की यूनिट निकालूं तो ये क्या आएगी, ये ओम है, एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ किस में आती है, सो इसलिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज 1 मीटर से 1 मीटर कट कर दो, ओम मीटर है। तो इसकी रेजिस्टिविटी ओम मीटर है, या फिर ओम मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ओ छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट है, ओम मीटर ऐसे भी लिख सकते हो। सो इट इज ओम मीटर। अब जरा देखो, हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट इज रेजिस्टिविटी को। सर ऐसा कोई मेटल है क्या जिसको वो टेम्परेचर बदलने से प्रॉपर्टी ना बदले? भाई ये तो आपने देख लिया होगा, आप पहले से देख के बोल रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपके पास बुक है तो आप भी देख लिए होंगे कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है कि फिक्स टेम्परेचर पर ही ये वैल्यू फिक्स है। अगर 21 कर दो तो सारे डेटा बदल जाएं। तो पहली बात तो आपने ये आंसर बहुत अच्छा किया कि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी बदल जाती है। और नाउ काउंटर क्वेश्चन भी इंटेलिजेंट है कि ऐसा कोई मेटल नहीं है कि टेम्परेचर बदले तो रेजिस्टिविटी न बदले। हाउएवर देयर आर सर्टेन आइडियल मेटल्स कि उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है और उनको स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स कहते हैं। उसमें कॉन्स्टेंटन, मैंगानीन और ये नाइक्रोम के अलॉय होते हैं। देन ऑल्सो देयर इज ए स्लाइट चेंज, थोड़ा तो बदलती ही है, ठीक है, वो इनमें लिखे हुए हैं। और ये सारे के सारे जो अलॉयज हैं वो सारे ऐसे हैं कि थोड़ी बदलती है। हाँ सर बोलिए। सर ये जो सर पैलेस्टीन होता है सर, वो एलॉय होता है क्या? These all are alloy, चाहे कॉन्स्टेंटन हो, मैंगानीन हो, मेरे पास ये सारे रखे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हैंड एक्सेस में नहीं है। अदरवाइज 1 मिनट रुकेंगे तो मैं आपको सब दिखा दूंगा। Now, 1 मिनट। Now you can see ये जो भी हैं ये alloys हैं, जितने भी। क्या? हाँ बोलिए। पार्डन, क्या बोल रहे हैं? रजिस्टर तो कुछ भी हो सकता है। कंडक्टर देखिए कॉपर है, सो एवरीथिंग हिंडर्स फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो थोड़ा ज़्यादा करे कॉपर से, जो जिसकी 100 गुना ज़्यादा हिंड्रेंस है, उसे आप रजिस्टर मान सकते हैं। जिसका कंडक्टिविटी 100 गुना कम है या जिसकी रजिस्टिविटी 100 गुना ज़्यादा है, वो रजिस्टर में आ जाते हैं। अब देखो कि अच्छा अभी ठीक है। अब ये देखो कि ये सब अलग अलग तरीके के हैं। ये है हमारे पास यूरेका का वायर। तो यूरेका क्या, ये स्टील है, दैट इज ए काइंड ऑफ स्टील।
तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये स्टील की तरीके है. दिस इज यूरेका एंड देयर इज ऑल्सो नाइक्रोम वायर. सो ये नाइक्रोम का है. सो अभी जब क्लास खुलेगी देन ओनली आई कैन गिव दीज सैंपल्स टू यू. ये भी इसी तरीके का है, चमकदार. सो जैसा सिल्वर कलर है वैसे ही ये एलॉय का कलर है. इट इज ऑल्सो सिल्वर. नेक्स्ट इज मैंगानीन. मैंगानीन आप देख रहे हैं. सो दिस इज मैंगानीन एंड दीज आर डिफरेंट एलॉय विच आर यूज्ड. ठीक है, अलग अलग तरीके का है एलॉय. दिस इज जर्मन सिल्वर, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एलॉय. तो अलग अलग एलॉय हैं जिनको यूज किया जा सकता है. हाउ एवर वी आर, हम अभी कहाँ पर हैं? वी आर एट डिफाइनिंग ऑफ रजिस्टिविटी, जिससे कि थोड़ा सा हमारा मटेरियल तैयार हो जाए संडे के लिए. तो अब हम आगे की भी बात कुछ कर लें. रजिस्टिविटी के बारे में देखो. रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है सृजन? स्क्रीन को क्या करना है? Am I audible? Okay. Now, what is the formula of resistivity? Anybody? Ishan, what is the formula of resistivity? ओके. हिमांशु, रो का क्या फार्मूला है? इट इज, यहां से देख के बताइए. इट इज आर ए बाई एल. ओके, हाँ बोलिए. एनी बॉदरेशन देन टेल. कोई दिक्कत? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल. ओके. नाउ अब यहां पर अगर मैं ए को क्या ले लूं? इफ ए को मैं 1 ले लेता हूं तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? आर यहीं रहने दो, इसे ले लो 1 मीटर स्क्वायर. और एल को क्या ले लो? 1 मीटर. तो जब इसको 1 मीटर ले लो और इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लो तो रो किसके इक्वल हो गया? देन रो इज इक्वल्स टू आर. यानी अगर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो एंड ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 1 मीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर. सो इफ, और कोई भी मटेरियल हो सकता है, कॉपर हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या आयरन हो सकता है, मरकरी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन टेक. सो उसका क्या रेजिस्टेंस आएगा? द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ इज इट्स रेजिस्टिविटी. वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी. ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, देन आई मे rejoin. ओके. अच्छा, अब देखो सीजन आपने ज्वाइन कर लिया है? हाँ, आवाज आ रही है. हाँ आ रही है. नाउ एम आई ऑडिबल? कहाँ से नहीं समझ में आया? ओके ओके. नाउ ये आप यहाँ से समझिए. रेजिस्टिविटी क्या होती है? आर ए बाई एल. ये तो है ही है ना. आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो ए को वहां ले जाओ और एल को नीचे ले आओ तो उससे आर का आपका रो का फार्मूला बन जाएगा. दैट इज रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल. ओके, इज इट क्लियर?
तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर मैं एरिया 1 कर दूं और ये क्या कर दूं, लेंथ कितनी कर दूं 1 मीटर, तो फिर रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। लेकिन आर निकालोगे कैसे, आर निकालने का तरीका बता रहा हूं कि यहां पर एक लगा देना सेल, इसमें देख लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो और ये 1 मीटर ले लो, और यहां पर एक लगा दो एमीटर, और यहां इसके अक्रॉस लगा दो एक वोल्ट मीटर। और अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग से मीटर की रीडिंग डिवाइड करोगे तो बताओ उससे क्या आ जाएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, उससे रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ो। अगर V और I को डिवाइड करो, अभी एक हमने वीडियो नहीं देखा था, V और I की रीडिंग को डिवाइड कर करके यार निकाल रहा था। तो अगर मान लो फिर से देखो कि सब आपको मैंने क्या बताया कि लेट रो किसके इक्वल है, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि मान लीजिए अगर मैं एक यूनिट लेंथ लूं, ऐसे यूनिट लेंथ का कोई कंडक्टर ले लूं, मैंने मान लो सबसे पहले सिल्वर लिया। अब मुझे चाहिए कि मैं अपनी एक खुद की टेबल बनाऊं, मुझे ये बुक, मेरी बुक खो गई है और अब मुझे ये टेबल खुद बनानी है, तो मैं कैसे ये टेबल बनाऊं वो मैं बता रहा हूं। सो सबसे पहले आप क्या करो कि सिल्वर ले लो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, और जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर। अच्छा, इसको एक वो किसी भी सेल से जोड़ दो, जो आपके घर में पुराना सेल हो, नया सेल हो, किसी से जोड़ दो। और किसी से जोड़ने के बाद यहाँ कहीं पे एक मीटर लगा दो सीरीज में, और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो। अच्छा, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया। अब मुझे बताओ कि जब ये चलेगी तो V और I का कोई रीडिंग आएगा, वोल्टेज ड्रॉप और करंट का। तो अगर उस V को और I को आपस में डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसी का तो रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, R आ गया। तो यहां ये बताओ कि आपने इसकी एरिया कितनी ली है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना लिया है 1। तो अब जो R आए वही इसकी रेजिस्टिविटी है। देख लो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, R। यहां से R की वैल्यू निकालो और अनाउंस कर दो सारी दुनिया को कि मैंने सिल्वर की रेजिस्टिविटी निकाल ली है, जो कि 1.60 इंटू 10⁻⁻8 है ओम मीटर, और AC चला के निकाली है जिसपे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, तो AC में 20 का टेम्परेचर कर देना, बाकी निकाल के यही लिख देना। समझ में आ गई बात। अब क्या करो कि इस AG की जगह अब क्या ले लो, AG की जगह अब ले लो कॉपर। तो उसमें भी ये एरिया कितना ले लो 1 मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी ले लो 1 मीटर। यहां पर एक सेल लगा लीजिए और यहां एक वोल्ट मीटर और यहां एमीटर। तो V और I का जो रेशो निकालोगे तो क्या फिर I आ जाएगा, और क्या ये वही आएगा जो ऊपर आया है कि अलग से आएगा कुछ, बताइए। विल इट बी सेम और डिफरेंट, अलग आएगा क्योंकि ये कॉपर है। तो अब उसकी जो वैल्यू आएगी वो कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी। नाउ अब हम इस पे डिफाइन करेंगे द रेजिस्टेंस। देख लो अगर इन दोनों को 1 1 कर दो तो जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल at a given temperature of unit cross sectional area and unit length is called its resistivity। बोलो समझ में आ गई बात। सो फिर से लिखें, the resistance of a material of unit cross sectional area and unit length at given temperature। given temperature लिखना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टिविटी भी
जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलती है. एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड resistivity of that material, now इस चीज को रिपीट करें ईशान. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Sir, when sir, resistance of a material having unit cross sectional area and unit length at a given temperature is called resistivity. बहुत अच्छा बताया. अस्मित? वो प्रेजेंट नहीं है. ओके. नाउ कुणाल? Resistance is a हाँ of a material at a unit resistance and given temperature is called. इतना ठीक है, इतना तो काफी है. नाउ हिमांशु? सर वो है लेकिन बोल नहीं रहा. ओके. आयुष? यस सर. जस्ट रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, अदरवाइज जहाँ पे हो वहीं खड़े रह जाओगे, लोग दौड़ दौड़ के आगे निकल जाएंगे. यहाँ बोलने वालों की कमी नहीं है, लोग बिना बुलाए बोलते हैं. तो अगर आपने पैसा दिया है then it is your right to ask, then it is your right to speak. अगर आपको बुलाया जाता है then you should speak so that you can be clarified. बोलो. हाँ बोलो. Sir, a distance of a material of unit cross section area. Is the resistance of a material of unit cross section area and unit length at given temperature is called resistivity of that matter. बहुत अच्छा बताया. श्रेयान? Yes sir. बताओ बेटा. सर आप एक और बात समझा देंगे, ये वाला समझ हाँ, नहीं आया. यानी किसी भी धातु का किसी दिए हुए तापमान पर जबकि उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लंबाई 1 मीटर हो, उसका जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है. द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे 1 ले लो. एरिया को कितना ले लो? 1. सब चीज को 1 ले लो तो रो किसके इक्वल हो जाए? आर के. आर को कहाँ 1 लिया है? आर थोड़ी बदल सकते हो कि सभी चीजें 1 नहीं ले सकते हो, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच इज नॉट इन योर हैंड. तो इसको तो 1 ले ही सकते हो. तो इसलिए सब चीज एक ग्लास में, पहले एक ग्लास में पानी लो, फिर बोलो इसकी कितनी कीमत है, फिर एक ग्लास में दूध लो, फिर एक ग्लास में तेल लो, और फिर सबका रेट एक पेज पे लिख दो. वही काम किया गया है. यानी यहाँ उतने ही में पहले सिल्वर लिया, फिर कॉपर लिया, और उसमें सबका वोल्टेज और वी और आई का रेशो निकाल लिया, वो पेज पे लिख दिया. और सबसे लास्ट में देखा, अरे एक ग्लास सोना लिया था पिघला हुआ, तो उसकी बड़ी कीमत थी, तो सोना महंगा हुआ. तो सब कुछ उतने में ही तो लोगे ना. बाकी पैरामीटर जब तक कांस्टेंट नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है. तो आपको क्या क्या चीज़ें फाइनाइट करनी है? क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ, और उसके बाद जो V बाई आई का रेशो हो वही रो है, वही R है, वही रो है. तो पता चल जाएगा कि कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन सा वैसा है, और सबको वैसे ही लेते चले जाओ एक तरफ से. तो अब इनको 1 लेना है. रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी एट गिवन टेम्परेचर. नाउ अब देखिए आगे आइए एग्जाम्पल 12.3 पे. और एक और बात कही गई है, जरा एक फिगर भी देख लें आप. तो आपके फिगर में ये दिखाया गया है बुक में कि अगर मान लो इन्होंने लेंथ डबल कर दी, तो लेंथ डबल कर देने पर, वायर की लेंथ डबल कर देने पर रेजिस्टेंस डबल हो गया. यानी जो V बाई आई का रेशो था वही डबल हो गया. कैसे डबल हो गया? करंट आधी हो गई होगी, क्योंकि नीचे आई है ना, आई कम हो जाएगी तभी तो R डबल होगा. तो लेंथ बढ़ा दी तो क्या हुआ? ओम्स लॉ क्या है? V बाई आई इज इक्वल्स टू R.
तो आई कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी अगर लेंथ बढ़ा दी तो? सर आई कम हो जाएगी। तो आई हाफ हो गई होगी। मान लो पहले 2 वोल्ट पर 2 एम्पियर करंट आ रही थी और लेंथ बढ़ा देने पर 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट आई, तो पहले 2/2 आ रहा था रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम था, अब 2/1 यानी 2 ओम हो गया। तो लेंथ डबल करने पे क्या चीज बढ़ गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। अच्छा, लेंथ अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर वो सेम ही रहेगी सर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो 3 चीजों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एल, ए और आर का, वहां पे वो बदल नहीं सकता। नाउ अब देख, समझ में नहीं आया सर, एक बार आप फिर से देखो। मान लीजिए कि अगर पहले इन्होंने क्या किया, पहले इस फिगर में ऐसे किया कि एक वायर लिया और वायर लेने के बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच वायर लिया और ये देखो सेल लगा दिया और ये एक एमीटर लगा दिया। अब दूसरी बार में क्या किया, इसकी लेंथ डबल कर दी, ऐसे कर दिया, डबल कर दी लेंथ। पहले अगर मान लो एल लेंथ थी तो अब कितनी कर दी, 2L। तो इसके बीच में जो वोल्टेज आया, ये देखो, तो इसके बीच में 2 वोल्ट लोगे तो 2 वोल्ट का ही ड्रॉप होगा क्योंकि दुकान यही पैसा खर्च होगा। और पहले जब L था तो L के केस में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी सर्किट में, और जब 2L कर दिया तो कितनी करंट हो जाएगी? अच्छा, लेंथ बढ़ा दोगे तो करंट भी बढ़ जाएगी। अगर बहुत यहाँ से ऐसा पाइप लो जो घंटा घर तक जाता हो तो क्या बहुत तेज पानी की धार हो जाएगी? तो दैट इज 0.5 एम्पियर हो जाएगी, धार कम हो जाएगी ना पानी की। तो अब देखो, हाँ, तो इस तरीके से जो पहले वाला केस था तो उसमें V/I क्या था, 2 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, सो 2 ओम। अब R2 देखो, इट इज V/I 2 वोल्ट बाई 0.5 एम्पियर, तो ये कितना हो गया, 4 ओम। यानी करंट हाफ तो वोल्टेज डबल। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? इफ करंट हाफ तो वोल्टेज कैसे डबल? करंट हाफ तो रेजिस्टेंस डबल, वोल्टेज तो 2 वोल्ट है। ओके, तो इसलिए जब रेजिस्टेंस बढ़ाया देन द वोल्टेज, देन द रेजिस्टेंस, व्हेन द लेंथ इज डबल्ड देन रेजिस्टेंस आल्सो डबल्स। आपने देखा कि नहीं दूसरे केस में, इफ लेंथ इज डबल्ड देन द रेजिस्टेंस डबल्स। अब देखो, उन्होंने एक और काम किया इसी फिगर में, इन्होंने इसके बीच में बहुत मोटा वायर लगा दिया। पहले पतला लगाया था, पहले A लगाया और फिर बाद में 2A कर दिया। तो ऐसा करने पर आप क्या गेस करते हैं? और ये वोल्टेज है। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप तो वही रहेगा, जितना घर से पैसा लेके जाओगे उतना ही तो वहां खर्च करोगे। तो मान लो 2 वोल्ट आप घर से लेके गए, 2 जूल पर कूलम, तो 2 वोल्ट का तो ड्रॉप होगा ही, उसको नहीं कम ज्यादा किया जा सकता। अब ये देखो, पहले के केस में मान लो 1 एम्पियर करंट आ रही थी और इन्होंने अपने इस फिगर में मोटा वायर लगा दिया। सेकंड केस देखो जरा, है ना, इट इज थिकर वायर। तो अब अगर उसका एरिया डबल कर दिया है ईशान, तो आप क्या गेस करते हो कि पहले A के केस में जब A एरिया था तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा था, और जब 2A एरिया होगा तब करंट क्या होगी? क्या गेस कर पा रहे हो? सर कम फ्लो करेगी। अच्छा, अगर आप हाईवे से जाओगे, मतलब हाँ, ज्यादा फ्लो करेगी सर, मतलब बिल्कुल, सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉरी सर, हाँ बोलो, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और रेजिस्टेंस हाँ, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? सर एरिया की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट। हाँ, करंट की प्रोपोर्शनलिटी वहां नहीं चलती है, बिकॉज करंट और आर में कोई वही नहीं है, क्योंकि दैट इज, यू कैन नॉट मेक इट प्रोपोर्शनल। V इज इक्वल टू IR। V और I का है, R तो इंडिपेंडेंट है, और जब R इनसे ही इंडिपेंडेंट है तो इसलिए यू कैन नॉट मेक डिपेंडेंसी ऑफ I ओवर R। समझ में आई बात? या R के किसी कंपोनेंट पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं की जा सकती। सो इसलिए आप सिर्फ ये बता दीजिए कि एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। अब ऐसे देखो,
इफ एरिया एस, रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा। हाँ, इफ एरिया इज डबल्ड लिखोगे कैसे, देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। इज हाफ्ड। बोलो इतनी बात सही है। यस सर। अच्छा, अब दो केस बनाओ, एक है फॉर्मर यानी पहला और दूसरा है लेटर। तो पहले वाले केस में वोल्टेज V है, V इज इक्वल टू आई आर, और दूसरे केस में भी वोल्टेज V है, लेकिन I और R दोनों बदल गए हैं, क्योंकि सेल तो नहीं बदला ना आपने। बोलो सेल बदला है क्या, 2 वोल्ट का है। तो अब यहां पर पहला केस है, दूसरा केस है। नाउ यहां R डैश कितना हो गया दूसरे केस में, क्या वो हाफ हो गया है? इफ एरिया इज डबल देन रेजिस्टेंस इज, तो जो R डैश है वो कितना हो गया बताओ, सर हाँ। R/2, पहले वाले का आधा, पहले का आधा हुआ। ये देखो इसको, R डैश कितना हो गया, पहले जितना रेजिस्टेंस था उसका आधा हो गया कि नहीं? अच्छा, अब मैं ये वैल्यू इसमें डालूं, I डैश और R/2, तो अब I डैश क्या हो गया यहां पर, 2V/R। बोलो इतनी बात सही है, 2V/R। और यहां से यहां पे I क्या था, V/R। अच्छा, V/R की जगह मैं यहां पे क्या रख दूं, अब I रख दूं, तो 2 इंटू आई, क्योंकि V/R की जगह मैंने I रख दिया, तो हमारी नई करंट क्या हो गई, डबल। बात आपने सही की कि वोल्टेज चेंज होती है क्या बीच में से? ये देखो वोल्टेज चेंज नहीं होती है, वोल्टेज का हम ऐसा कोई फ्लक्चुएशन नहीं लेके चल रहे हैं। अब इधर देखो, बात जिसने ईशान ने की थी सही की थी कि एरिया डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगी, लेकिन आप सीधे नहीं बोलोगे ये बात, क्योंकि R इंडिपेंडेंट है ना। सो इन दिस वे आप क्या बोलोगे, इफ एरिया इज डबल देन रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, सो करंट इज डबल्ड। अब ये देखो यहां पे एक बात देखो कि मान लो ये 2 है और ये I इंटू आर है, तो I इंटू आर में एक चीज को आधा कर दो, मान लो R को R/2 कर दो, तो इसको कंपलसरीली क्या बनना पड़ेगा, 2I नहीं बनना पड़ेगा, तभी तो ये 2 कट जाएगा। एक चीज आधा करोगे, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 50 है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन V तो नहीं बदल रहा है, तो मैं कहूं 5 इंटू 10 50 है। तो एक चीज अगर बढ़ा दोगे तो दूसरी चीज तो कम हो जाएगी, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स है और आपका R बदल रहा है, तो R कम होगा तो I बढ़ेगा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो कुछ भी आप ले लीजिए, दो चीजों का प्रोडक्ट 24 ले लीजिए, जैसे 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी चीज कम नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर वैसे इसकी डायरेक्टली डिपेंडेंसी नहीं है। देन ऑल्सो वी कैन से, यहां पर हमने आपको क्या बताया, इफ एरिया इज डबल देन R इज हाफ्ड, एंड इफ R इज हाफ्ड देन करंट इज डबल। ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो कहां तक हमने लिखा, इफ एरिया इज डबल देन R इज हाफ्ड, सो अब इसके आगे क्या लिखोगे, सो करंट इज डबल, करंट डबल हो गई। खैर इसमें इतना हाँ, नाउ ये देख लो। नाउ अब एक बात कही गई है कि ये इफ, अब वायर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ अ वायर of 4 ohm resistance is doubled on it। आपका क्वेश्चन पेंडिंग है अनीसा हमारे पास, पहले ये समझ लो फिर देखना। इफ ए वायर ऑफ 4 ohm resistance is double on it, then find its new resistance।
कह रहा है कि ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है और मैंने इसको इसी के ऊपर मोड़ दिया है, उसको मोड़ दिया। समझ में आया? इस वायर को क्या कर दिया? मोड़ दिया। पहले इसकी लेंथ L थी, अब कितनी हो गई? बहुत अच्छा बताया। अनीशा आप बताओ, पहले इसका एरिया A था और अब बताओ अब कितना हो गया? 2A। अच्छा, अब फॉर्मर और लेटर देखो। फॉर्मर यानी पहले और लेटर, R क्या होता है? रो L बाई ए। क्या मटेरियल बदल जाएगा तो रजिस्टिविटी बदल जाएगी? क्या मटेरियल बदला है कि सिर्फ इसको मोड़ा है? तो रो तो नहीं बदलेगा क्योंकि रो फिक्स रहेगा, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। अच्छा, नए केस में R डैश, तो रो नहीं बदल रहे हैं, L बदल गया तो L डैश और A डैश। अनीसा यहां तक समझ में आया? अच्छा, तो R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश कितना हो गया? नई लेंथ कितनी हो गई? L बाई 2, पहले की हाफ हो गई। नया एरिया कितना हो गया? डबल हो गया। तो मैं लेंथ की जगह तो L बाई 2 लिखूं और एरिया की जगह क्या लिखूं? 2A। बोलो ठीक? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब R डैश इज इक्वल्स टू रो और L बाई 2 डिवाइडेड बाई 2A, क्योंकि L बाई 2 में 2A से डिवाइडेड है। सो इट इज इक्वल्स टू रो और L बाई 2, 2A बाई 1 भी लिख सकते हो। और इनटू करोगे तो चीज पलट जाएगी, बाद वाली पलट जाती है। तो 1 बाई 2A। ठीक? अच्छा, क्योंकि ऐसे कर सकते हैं ना, डिवाइड है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो रो L बाई 4A हो गया है। 2 इंटू 2 4A। या क्या लिख सकते हो? रो L बाई A और इंटू 1 बाई 4। यहां तक ठीक है? अच्छा, रो L बाई A क्या है? क्या उसे R कहा गया है? इस चीज को यहां उठाकर यहां रखो, रो L बाई A को। तो रो L बाई A को क्या लिख दोगे? R और इंटू 1 बाई 4। तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया? इट इज 1/4 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। नाउ न्यू ट्रांसपोज नहीं करेंगे क्या 4 को? क्या? तो इसमें हम 4 को ट्रांसपोज करके भी तो ले जा सकते हैं R1 के पास, तो 4R हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू डाल दी। हम ये दिखा रहे हैं कि जो नया रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया, क्योंकि आपने इनटू में है ना, तो सर उधर जाएगा तो सर यहाँ ना 4R डैश, बट वी वांट R डैश इन टर्म्स ऑफ R। या आप ये भी कह सकते हैं कि R डैश बाई R इज 1 बाई 4। बोलो सर अगर R डैश इज इक्वल्स टू R बाई 4 है, तो सर अगर हम 4R डैश ले लेंगे तो वो R के इक्वल होगा। हाँ, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये दिखाना चाहते हैं जो नया रेजिस्टेंस है, वो जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो गया, घट गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वायर को मोड़ दिया, अब उसको राजपथ मिल गया है, बड़ा चौड़ा सड़क मिल गया, अब आराम से जाएंगी करंट। तो इफ एरिया इज इंक्रीज एंड लेंथ इज डिक्रीज, तो दोनों चीजें तो फेवर कर रही हैं, तो रेजिस्टेंस क्यों नहीं घटेगा? सो न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। वी आर फोकसिंग ऑन इट। समझ में आ गई? That's why we are writing solely in terms of R. So new resistance is 1/4 of previous resistance। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उसकी वैल्यू बताओ। अच्छा, गिवन रेजिस्टेंस क्या है? 4 ओम। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बताइए। 1 ओम।
तो ये आपका एग्जाम्पल 12.6 है, जरा देखो 12.6 एग्जाम्पल देखो, क्या यही है? नेक्स्ट पेज पे कि दूसरा दिया है आपके में? अच्छा 12.6 ये है, a 4 ohm resistor is doubled on it, calculate the new resistance, ऐसा आपके में नहीं दिया है? चलो कोई बात नहीं, चीज समझ में आ गई आपको? इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक नई चीज देखो, इफ अ वायर इज, ठीक है, सो इफ a wire is stretched to double of its length, एक था कि मोड़ दिया, उसी को जैसे कंबल चौपड़ता जाता है, उड़ा दिया जाता है, वैसे पलट दिया। एक है उसको खींच के डबल कर दिया। अब दूसरा काम करने जा रहा हूं, stretched to double of its length, ठीक है। सो इफ ए वायर ऑफ 4 ओम, अभी भी 4 ओम का ही लिया है लेकिन उसको खींच के बड़ा कर दिया, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। पहले तो मोड़ दिया था और देखो बड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति है कि ये वायर था पहले, अब मैंने इसको जब खींचा तो ये पतला होता चला गया, डक्टाइल था, और ये ऐसे बड़ा हो गया। तो बताओ अगर आप उसे खींच के डबल कर दोगी अनीशा, तो लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर पहले लेंथ L है तो अब लेंथ क्या हो जाएगी? 2L। और अगर पहले एरिया A है तो अभी मुझे नया एरिया पता नहीं है इसलिए A' लिखता हूँ, मुझे मालूम नहीं है नया एरिया क्या है। लेकिन एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होता है किसी चीज का? सो वॉल्यूम इज, ठीक है, हम आपका आंसर देख रहे हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ये देख लो सिलेंडर के केस में वॉल्यूम देखो, इसका बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। और बताओ हाइट कितनी है? तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? बेस एरिया इंटू हाइट। बोलो बात सही है? अच्छा ये देखो, बेस एरिया इंटू हाइट कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा क्यूबॉइड में लीजिए, तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि अगर इसकी L है और ये B है, तो मुझे ये बताओ इसका बेस एरिया कितना है? सर LB। और अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो LB और इंटू H, तो क्या यही वॉल्यूम आया? अगर मान लो क्यूब ले लेते हैं और क्यूब में आपको वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब का बेस एरिया क्या होगा अगर इसकी हर साइड A है? सर A स्क्वायर। और A स्क्वायर बेस एरिया और हाइट भी है, तो बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो फिर यहां भी आ जाओ। अब मुझे बताओ ये जो पहले वाला वॉल्यूम V1 है वो क्या आएगा? बेस एरिया और इंटू हाइट। बोलो ठीक, करेक्ट है? और यहां वॉल्यूम क्या आएगा? बेस एरिया और इंटू हाइट 12। लेंथ ही तो हाइट है, ओके। बट V1 और V2 बदल जाएंगे क्या? अगर तुम्हारे घर में आटे की लोई है और उसको पतला कर दो तो क्या उसका वॉल्यूम बदल जाएगा? या कोई स्लाइम माउल्ड है उससे खेल रहे हो तो क्या वो कम हो जाएगा क्या? नहीं सर। तो V1 इज इक्वल्स टू V2, सो AL इज इक्वल्स टू A डैश इंटू 2L। तो A डैश क्या हो गया बताइए? L से तो L कट गया, इट इज इक्वल्स टू A बाई 2। समझ में आ गई बात? तो जो नया एरिया है वो कितना हो गया? A बाई 2। अब बात आती है फॉर्मर एंड लेटर की। सो अब आ जाइए कि
फॉर्मर लेटर, तो पहले रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाई ए, बाद में शायद कुछ बदल गया होगा लेकिन रो नहीं बदला होगा, और एल डैश और ए डैश बदल गए हैं। सो अनीसा मैं एल को क्या लिख दूं, 2L। क्योंकि लंबाई उसकी बढ़ा दी गई है खींच के। एरिया कितना हो गया है, सर A/2। ऊपर देखो ए डैश कितना हो गया, पतला कर दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, A/2 हो गया कि नहीं। सो इट इज रो, और देखो 2L डिवाइडेड बाई A/2, लेकिन जो डिवीजन के बाद की चीज होती है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 2/A, तो इट इज रो, और अंदर में क्या हो गया, L/A और इंटू 4 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं। तो अब देखो इट इज रो L/A इंटू 4, ये R डैश है, लेकिन रो L/A क्या है, सर R। तो मैं उसको इसकी जगह रख दूं क्या। हाँ सो R डैश इज इक्वल्स टू R इंटू 4, तो जो नया रेजिस्टेंस है अगर वायर को आप पतला ही कर दोगे बिल्कुल, तो उसमें होने वाली प्रतिबाधा बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, सर बढ़ जाएगी। yes, the hindrance will increase, so new resistance will be 4 times। 4 times of previous resistance। अनीसा बात समझ में आ गई, new resistance will be 4 times of previous resistance। तो अब देखो, लेकिन वो कह रहा है हमको तो वैल्यू चाहिए, तो कोई अंदाजा लगा सकता है कि अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। सर 4 times। ये ठीक बताया, देखो 16 ओम किसी ने अभी बोला है, सो दैट इज 4 टाइम्स, क्योंकि 4 ओम पहले ही था, सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 16 ओम्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। सर हाँ थैंक यू। अरे ये जो आपने क्वेश्चन कर रहा है, अगर हमको भी आता तो हमको भी इतना ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे में वॉल्यूम से करना, जब खींचा जाएगा तो वॉल्यूम से करना, और जब ऐसे ही मोड़ दिया जाएगा तब वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, तब सिंपली रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।